नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं केजी अग्रवाल हिंदी विषय अध्यापक पुनः एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा हूं। आज हम व्याकरण के प्रकरण कक्षा 9 के हिंदी विषय के व्याकरण के जिस प्रकरण को हमने पिछली कक्षाओं में अधूरा छोड़ा था उसे आगे बढ़ाने की ओर प्रयास करेंगे। व्याकरण में हमारा टॉपिक चल रहा था समास। क्या चल रहा था? समास। समास का मतलब मैंने आपको बताया था, इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। सम प्लस आस। देखो, अगर हलंत लग गया तो इसका मतलब बन गया समीप, और अगर ये हलंत नहीं होता ना तो इसका मतलब हो जाता समान। और आस का मतलब होता है बैठना। आस का मतलब क्या होता है? बैठना या बैठाना। बैठना या बैठाना। यस, क्लियर? तो ये अपन लोग पिछले कक्षा में चर्चा करी चुकी। फिर मैंने आपको बताया था समास की परिभाषा। मैंने बताया 2 या 2 से अधिक शब्दों का छोटा सार्थक समूह समास कहलाता है। फिर हम प्रकारों की बात कर रहे थे। प्रकारों में मैंने सबसे पहला प्रकार बताया था आपको अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के अंदर मैंने बताया था प्रथम पद अव्यय होता है। प्रथम पद क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अव्यय। और दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा। दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा। तो अव्यय का मतलब क्या होता है कि जिसको की लिंग वचन कारक के अनुसार कभी भी बदला नहीं जा सके। जैसे मैंने आपको बताया था यथा शक्ति। तो मैंने कहा यहाँ पर 2 शब्द है, प्रधान और उत्तर। प्रधान शब्द ही पूर्ण शब्द कहलाता है। प्रधान पद जो है वो यथा है जो कि अव्यय है, और शक्ति जो शब्द है वो उत्तर पद है जो कि क्या है? संज्ञा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसका अर्थ होगा शक्ति के अनुसार। तो हमने अव्ययी समास की परिभाषा को समझ लिया था। वह समस्त पद जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है और द्वितीय पद संज्ञा होता है, और प्रथम पद लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलता है, उसे अव्ययी समास कहते हैं। यस, अब हम बात करेंगे डिटेल से बात करेंगे समास प्रकरण की, और वह प्रकरण रहेगा हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। यस, कर्मधारय समास में मैंने आपको बताया था कल, क्या बताया था कि जिस समास में प्रथम पद विशेषण, प्रथम पद क्या हो? विशेषण, और दूसरा पद क्या हो? संज्ञा। जिस समास में प्रथम पद प्रधान अर्थात विशेषण हो और द्वितीय पद संज्ञा हो, उसमें अव्यय था। प्रधान तो उसमें भी था, लेकिन इसमें क्या बताया मैंने? विशेषण होना चाहिए प्रथम पद, और दूसरा पद संज्ञा हो, उसे हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। अब आप सुनिए, इसमें मैंने आपको बताया जैसे महापुरुष। महापुरुष, तो महापुरुष में आपको बताया कि प्रथम शब्द है वो है महा, और दूसरा पद है वो कौन सा है? पुरुष। तो महा यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विशेषण। कि महान आत्मा के लिए महाशब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये क्या है? विशेषण। और जो पुरुष शब्द है वह उत्तर पद है जो कि आपके लिए क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो इस तरीके से महापुरुष ले लो आप। महादेव, महान है जो देव, महादेव। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ठीक है। नीलमणि, नीली है जो मणि। इस तरीके से हमने कर्मधारय समास को कल समझ लिया था। फिर बात करूं मैं आपसे द्वंद्व समास की, सॉरी द्विगु समास की। कल हमने द्विगु समास पर चर्चा की थी। द्विगु, तो जब द्विगु समास में मैंने आपको क्या परिभाषा बताई थी कि द्विगु समास का मतलब होता है पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा। लेकिन इसमें एक अंतर होता है, इसके हर पद जो विशेषण के होते हैं वो होते हैं संख्यावाची विशेषण। कौन से होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? संख्यावाची विशेषण। आपको बताए विशेषण हमारे 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा ये है द्विगु समास में जो विशेषण आएगा उसमें कौन सा आएगा? संख्यावाची। जबकि कर्मधारय समास के अंतर्गत कौन से विशेषण आते हैं? वेरी गुड। कौन से आते हैं? शाबाश। संख्यावाची विशेषण। अब
गुणवाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। यस, अब देखो इसके भी कल हमने उदाहरण की चर्चा की थी, जैसे मैंने रखा था आपके सामने चौराहा, तिराहा, तिराहा, मैंने रखा आपके सामने तिरंगा, दोपहर, दोपहर। यस, आपके सामने मैंने कुछ शब्द रखे हैं। चौराहा, चार राहों का समूह, चार संख्या आ रही है, चार राहों का समूह, चार। तो पहला पद संख्यावाची विशेषण है। तिरंगा, तीन, तीन राहों का समूह, संख्या आ रही है पहले। तिरंगा, तीन रंगों का समूह, तीन आ रहा है, वेरी गुड। दोपहर, दोपहर का समूह, दो आ रहा है। हम एक शब्द बोलते हैं अटवाड़ा, अटवाड़ा, ये सुना है आपने? ये कौन सी समास का उदाहरण पता है आपको? अटवाड़ा। आपने देखो एक शब्द सुना होगा अटवाड़ा। हटवाड़ा जिसको बोलते हो आप लोग, वो बिल्कुल गलत बोलते हो बेटा, वो अटवाड़ा ही होता है। अटवाड़ा, अटवाड़ा का मतलब होता है आठ, मतलब जो बाजार सप्ते के 8वें दिन भरता है, जो बाजार सप्ते के 8वें दिन भरता है उसको बोलते हैं अटवाड़ा। क्या बोलते हैं? अटवाड़ा। तो 8वें दिन लगने वाले बाजार को बोलते हैं अटवाड़ा। क्या बोलते हैं? 8वें दिन लगने वाले बाजार को अटवाड़ा। तो इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास है। अटवाड़ा मत बोला करो, ठीक है? ये क्या होता है? अटवाड़ा होता है। ओके, समझ में आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फिर मैं आपसे बात करूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की। अटवाड़ा के बाद चौराहा बोल दिया मैंने, तिराहा बता दिया, तिरंगा बता दिया, दोपहर बता दिया। अब मैंने आपसे कहा दशानन, दशानन। अब देखो ऐसी शब्दों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे? कि जिस शब्द में संख्यावाची विशेषण तो हो लेकिन उसका कोई अन्य नाम भी निकल रहा हो। अब यहाँ पर आपको पता है दशानन किसको बोलते हैं? रावण को। दशानन किसको बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रावण को। तो यहाँ पर 10 संख्या होने के बाद भी 10 है, जिसके आनंद, जिसके सिर 10 है वो क्या है? दशानन। लेकिन यहाँ पर द्विगु समास न होकर के यहाँ पर एक अन्य समास की उत्पत्ति होती है, वो होता है बहुब्रीहि समास। उसे हम नेक्स्ट समास को जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसकी चर्चा करेंगे। अब मैंने आपको कुछ जानकारी जो दी है द्विगु समास के संबंधित, वो आपको याद हो गई होगी। अब सुनिए आप, अब मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल, मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे बोला 61, मैंने आपसे बोला 61। अब मुझे ये बताओ ये जो 61 शब्द है इसमें पहली संख्या संख्यावाची है या नहीं है? बिल्कुल है, संख्यावाची है। इसमें भी संख्यावाची थी लेकिन इसमें संख्यावाची होने पर भी द्विगु समास नहीं था, जबकि मैंने बताया जिसमें भी संख्यावाची शब्द आ जाए वो सभी द्विगु समास होते हैं। ध्यान रखना कभी भी, ध्यान रखना कभी भी जब आपसे 1 से और 10 तक की जो गिनती आती है, मतलब 1 से 10, जैसे 10 हो गया, फिर उसके बाद 10 से 100 तक, जैसे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो इनमें अगर हम देखेंगे तो इनमें हमारा द्विगु समास होगा। लेकिन इसके मध्य में जो संख्या होती है 24, 23, 61, 51, ये कभी भी द्विगु समास के अंदर नहीं होती। क्यों पता है आपको? क्योंकि इसमें दोनों ही जो शब्द होते हैं वो दोनों ही शब्द मेरे प्यारे विद्यार्थियों संख्यावाची होते हैं। कैसे? 61, 1 और 60, 1 और 60, 61। ये आरएस में पूछा हुआ प्रश्न है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 61 जो शब्द है इसको बच्चे इतनी बड़ी गलती करते हैं, इसमें क्या कर देते हैं? द्विगु समास, जबकि यह द्विगु समास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 1 और 60, 1 और 60 ऐसा तो नहीं आ रहा है 1 60 का समूह, ऐसा तो नहीं पूछ रहा है ना वो। अपन लोगों की द्विगु में परिभाषा क्या है? जिसमें पहला शब्द संख्यावाची विशेषण और दूसरा शब्द संख्या हो। यहाँ पर पहला शब्द संख्यावाची विशेषण तो है लेकिन दूसरा शब्द भी संख्यावाची विशेषण ही है। तो इसलिए यहाँ पर पहली चीज तो ये ध्यान में रखनी है जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उससे आप क्लियर कर सकते हो। दूसरी चीज क्या बताई मैंने आपको महत्वपूर्ण, कि जो आप लोगों के बीच की जितनी संख्या है उनमें क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? और एवं या का चिन्ह की प्राप्ति होती है। तो जिसमें और एवं या किंतु परंतु ऐसे शब्द आते हैं वे समास कभी भी द्विगु समास नहीं होते। जैसे मैंने आपके साथ रखा राम श्याम, तो उसमें क्या बना हो गया? राम और श्याम।
तो जब कभी विलोम शब्द की तरह अगर किन्हीं शब्दों का बोध होता हो तो वह हमेशा होते द्वंद्व समास। अब देखिए आपको मैं नेक्स्ट समास पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण समास है द्वंद्व, जिसके आपने 2 उदाहरण देख लिए तो तीसरा उदाहरण देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 उदाहरण में आपको समास क्लियर हो जाएगा। द्वंद्व समास में क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? देखो द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा। जैसे मैंने कहा ए और बी, तो इन दोनों के बीच में कोई मनमुटाव आ गया, तो मनमुटाव आने पर क्या होगा? इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। तो वैसे द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा होना, कलह पड़ जाना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? सबसे बड़ी पहचान होती है और, एवं, या, वे जैसे शब्द इसमें 99% पाए जाते हैं। 100% नहीं कहूंगा, नहीं आप किसी भी सवाल को ये लगा दोगे ये द्वंद्व समास है क्योंकि इसमें और एवं या है। तो 99% मतलब आप लोगों की कक्षाओं तक तो यही रहेंगे। बाकी आगे की कक्षाओं में कुछ ऐसे अपवाद भी होते हैं जिनमें ये शब्द आते हुए भी वो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं होता है। तो और, एवं, किंतु, या, वे ऐसे शब्द अगर आते हैं बीच में मतलब संयोजक के रूप में तो वह द्वंद्व समास होता है। अब द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होती है? वह समास जिसमें प्रथम और अंतिम दोनों ही पद, प्रथम और अंतिम दोनों ही पद प्रधान होते हैं। मतलब दोनों ही पदों में जान होगी इनमें, ऐसा नहीं है एक पद प्रधान है और एक पद विशेषण है या फिर कुछ और है, दोनों ही पद इसमें प्रधान होंगे। या जैसे मैंने कहा आपसे माता पिता। अब देखो आप, तो माता पिता को क्या ले सकते हैं? माता और पिता, माता एवं पिता, माता या पिता, माता व पिता। माता और पिता को साथ लेके आना कल, माता एवं पिता को साथ लेके आना कल, माता या पिता को साथ में लेके आना कल, माता व पिता को साथ में लेके आना कल। चारों में प्रयोग हो गया इसका। अब मैंने कहा आपसे माता पिता, दिन रात बना या नहीं बना? दिन रात बना या नहीं बना? बना, वेरी गुड। तो ऐसे शब्द जो विलोम शब्द का बोध कराए, विलोम शब्द जानते हो ना, अपोजिट, जैसे सफेद का अपोजिट काला, दिन का अपोजिट रात, सुबह का अपोजिट शाम। तो इस तरीके से जो हमारे विलोम शब्द होते हैं वो लगभग इसी समास से संबंधित होते हैं। लेकिन ध्यान रखना है जब एक शब्द रिपीट हो जाए, जैसे मैंने कहा लाल लाल, तो ये शब्द द्वंद्व में मत देना। लाल एवं लाल और लाल ऐसा कोई बोल सकता है कि नहीं? ये समास में जो आएंगे ये हमारे अव्ययी भाव समास के अंदर पाए जाएंगे जिनमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। लेकिन अगर आपसे कोई बोला जाए कि सार्थक और निरर्थक, जैसे मैंने कहा चाय पीनी है आज, तो मैंने कहा अरे भाई कुछ चाय वाय तो पिला दो, मैंने बोला चाय वाय तो पिला दो। तो अब यहाँ पर एक शब्द तो सार्थक है, चाय का तो अर्थ सब जानते हैं, लेकिन वाय का कौन जानता है? वाय क्या होता है कि इसको वाय कहां से पिलाए? तो चाय वाय, जब हम सार्थक और निरर्थक शब्दों का इस्तेमाल साथ साथ करते हैं तो वो भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसमें आता है? द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके के जो उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं ये आपके द्वंद्व समास को समझने के लिए सफिशिएंट है। इसके बाद आपको बताइए जैसे हमारे समास की क्लास पूरी हो जाएगी तो हम एक वीडियो समास के उदाहरणों से संबंधित बनाएंगे जिसमें कि आपको समासों को बिल्कुल कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आज हमने कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, चारों समास, तीनों समासों को एक बार पुनः समझा है। कल हम अंतिम 2 समास कौन कौन से, बहुब्रीहि और तत्पुरुष, दोनों समासों को समझ करके हमारे इस प्रकरण को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।